हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे वो क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशंस व्हाई एंड हाउ, उसको डिस्कस करेंगे। अब जो हम वीडियो डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं या जो हमने ऑलरेडी जो प्रीवियस जो वीडियो हमने डिस्कस किया था वीडियो प्रीवियस वीडियो में, आखिर उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। यदि हम अगर बात करते हैं तो वो सारे वीडियोस जो है वो किन के लिए हेल्पफुल है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्कूलिंग कर रहे हैं एक तो उनके लिए, और जितने भी जो स्टूडेंट्स अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि सिविल सर्विस की यूपीएससी हो गई, पीसीएस हो गया, एसएससी, रेलवेज, एनडीए, बैंकिंग, हर एक एग्ज़ाम के लिए जो हमने वीडियो डिस्कस किया है वो हर एक स्टूडेंट के लिए क्या है तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसीलिए हमने क्लास 6 से लेकर के 10 तक ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस का पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है। तो आज हम क्लास 11th का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम जो 11th क्लास में दो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, फर्स्ट है हमारा इंडियन पॉलिटी और इसका एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट, तो जो कि है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी हम जब हमारा पॉलिटिकल यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एट वर्क कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम इसका 11th क्लास का जो पार्ट 2 है यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी बुक है फिर हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस व्हाई एंड हाउ, यानी कि हमारा संविधान कैसे और क्यों है। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो थोड़ी लेंदी रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इस पार्ट में यानी कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम बहुत से टॉपिक्स हैं डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला है कॉन्स्टिट्यूशंस कहते किसे हैं, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, फंक्शंस क्या हैं संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशंस की रिक्वायरमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली इन वर्ल्ड क्रिप्स मिशन, कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली ऑफ इंडिया, द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली ऑफ इंडिया, nature of constitutions assembly, sessions of constitutions assembly, human members in constitutions assembly, the formation process of constitutions assembly, four four drawback in the formations of a constitutions assembly of India, preamble, source of constitution, Indian constitutions, features of Indian constitutions, Indian constitution rigid, Indian constitution flexibility, single citizenship, constitutions making controversy in Nepal और फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ अ सक्सेसफुली कॉन्स्टिट्यूशंस। ये सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से क्या है हमारी वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, लेकिन हम इसको आज बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का कि वाई कॉन्स्टिट्यूशंस व्हाई एंड हाउ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो उसको हम बहुत ही ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो नाउ सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशंस कहते किसे हैं। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशंस एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है या एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस का रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये बताता है कि किसी भी कंट्री में जो गवर्नेंस है वो किस तरीके से काम करेगी। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताओ भाई संविधान कहते किसे हैं, तो आप सिंपल से कह सकते हैं कि संविधान वह एक लिखित दस्तावेज होता है जो ये बताता है कि सरकार क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, सरकार की क्या लिमिटेशन है और पब्लिक के पास क्या अधिकार है। ऐसे दस्तावेज को हम क्या कहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान कहते हैं। द गवर्नमेंट डेट द कंट्री हैज़ द सॉवरेनिटी, यानी कि एक संविधान की वजह से ही क्या है, एक सरकार के पास ये अधिकार आता है कि वो अपनी कंट्री के लिए खुद से कानून बना सकता है और वो संविधान के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं, हर एक कंट्री आज के टाइम पे क्या एक सॉवरेनिटी कंट्री है, यानी कि वो अपने देश के अंदर कोई भी कानून बना सकती है पब्लिक के वेलफेयर में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये कौन डिसाइड करता है, तो ये हमारा संविधान ही डिसाइड करता है कि कौन जो सरकार है, एक राष्ट्र की सरकार किस तरीके से कानून बना सकती है, कौन सा कानून बना सकती है। तो ये सारी किस में मेंशन है, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन है और उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। और जिसे पब्लिक क्या करती है, फॉलो करती है। जिस नियम जिस कानून को जनता फॉलो करने लगती है उसका
अनुसार मतलब जनता या पब्लिक के द्वारा जब उस कानून को फॉलो किया जाता है, उस लॉ को फॉलो किया जाता है, तो वो हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दो तरीके के देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेट द constitution which are differently made by the constitute assembly, it is a called written constitution। यानी यानी कि लिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसे एक कंस्टिट्यूट असेंबली के द्वारा बैठ करके डिबेट, डिस्कशन, सजेशन और पब्लिक के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखा गया हो। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं इंडिया, अमेरिका और जापान, ऐसे बहुत से कंट्री जिनका अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे हमने सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स लिए। यानी कि अगर हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, अमेरिका का देखें, जापान का देखें, तो इनमें हमें ऐसे बहुत से चीज़ें देखने को मिल जाती है जिसमें पब्लिक को क्या दे रखा है, राइट्स दे रखा है, गवर्नमेंट की लिमिटेशन लगा रखी है कि गवर्नमेंट किस किस सेक्टर में कितना काम कर सकता है, ये सब किस में है, तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है। और इन सब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को जो लिखा गया था वो किसके थ्रू लिखा गया था? एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को फॉर्मेशन के थ्रू हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। उसके बाद जो भी राइट्स देने थे, जो भी गवर्नमेंट पे लिमिटेशंस लगानी थी, जो भी गवर्नमेंट का वर्क बताना था, जो भी पब्लिक की ड्यूटीज बतानी थी, वो सब हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिस्कशन, डिबेट करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के में बैठ करके कुछ सदस्यों के द्वारा एक लिखित संविधान होता है, जो एक पर्टिकुलर एक ही डॉक्यूमेंट में यानी कि एक ही बुक्स टाइप में लिख दिया जाता है कि सरकार कब क्या काम करेगी, कितने क्षेत्र में काम करेगी, कितना पावर रहेगा, कितना लिमिटेशन रहेगा, पब्लिक के क्या अधिकार रहेंगे, पब्लिक के क्या ड्यूटीज रहेंगे, वो सब एक ही डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। तो उसे हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमारा अपना संविधान अमेरिका का हो गया, जापान का हो गया। अब बात करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा रिटन में नहीं बनाया जाता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमें ब्रिटेन का देखने को मिलता है, न्यूजीलैंड का देखने को मिलता है और इजराइल का देखने को मिलता है। यानी कि ये ऐसी कंट्री जिसमें हमें क्या है, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। यहाँ पे सिचुएशंस के हिसाब से कानून अमेंड कर लिया जाता है और अपने न्यू कानून को ऐड कर लिया जाता है। तो ये किसमें, और इसमें अगर हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में किसी भी लॉ को अमेंड करना काफी ज्यादा इजी रहता है, जिसे हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या कहते हैं, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चंस अगला टॉपिक जो आता है एक क्वेश्चंस के फॉर्म में कि आखिर फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशंस के, क्या काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा संविधान काम करता है वो क्या करता है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गेनाइजेशंस को स्थापित करने का काम करता है। जैसे पहला है हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो कि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कि जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, अलग अलग जो मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं, जुडिशरी जिसमें हमारा जस्टिस आ जाता है। तो यानी कि एक राज्य में संविधान जो स्थापित करने का काम करता है, सबसे पहले ये स्थापित करता है कि सरकार की कितने ऑर्गन्स हो, मेजर 3 ऑर्गन्स होने चाहिए। पहला लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक्सप्लेन करने का काम करता है, यानी कि जो हमारा संविधान है वो क्या, यानी कि जो तीनों ऑर्गन है गवर्नमेंट की, जो तीनों ऑर्गन्स हैं उनके पावर को व्याख्या यानी कि एक्सप्लेन करने का भी काम हमारा संविधान करता है। और क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए और क्या पावर्स होनी चाहिए, क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, इन सब को एक्सप्लेन करता है हमारा संविधान। हमारा नहीं, हर एक कंट्री का जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये काम, इनका ये काम, कॉन्स्टिट्यूशन का ये फंक्शन रहता है। उसके बाद अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट्स का मतलब होता है एक तरीके से कंट्रोल करना। तो संविधान जो है हमारा वो क्या करता है, तीनों ऑर्गन्स के बीच में जो रिलेशन है और पीपल के बीच में जो रिलेशन है उसको कंट्रोल करने का काम करता है संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क टू फुलफिल द स्पेसिफिक स्पेशल पॉलिटिकल सोशल नेचर बिलीव द एक्सपेरेशंस ऑफ द पीपल आर द प्रिवेंट्स। यानी कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो हमारा संविधान क्या करता है,
यानी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशंस का जितने भी जो फुलफिल्स हैं, यानी कि फुलफिल करने का काम करता है, जितने भी जो हमारे स्पेसिफिक है जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नेचर है, उसको फुलफिल करने का काम करता है कौन? तो हमारा संविधान। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस रिक्वायरमेंट, संविधान के लिए क्या क्या जरूरी है। तो संविधान के लिए अगर हम बात करें, मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी कि हमारे संविधान की जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट में ये आता है कि जितने भी जो मैन है, यानी कि जितने भी जो ह्यूमंस हैं, वो सब क्या है? एक सोशल एनिमल है जो कि सोसाइटी में एक साथ मिलकर के रहते हैं और वो अपने अलग अलग टाइप्स के क्या करते हैं? कम्युनिटीज को बनाने का काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी टू ब्रिंग हारमोनी अमॉन्ग दिस द कम्युनिटीज, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ये रिक्वायरमेंट बन जाती है कि जो सोशल एनिमल है ह्यूमन, वो क्या करे? जो अलग अलग टाइप्स के जो कम्युनिटीज बनाती है उनके बीच में वो क्या करे? हारमोनी बना करके रखने का काम, उन कम्युनिटीज में हारमोनी बना यानी कि हारमोनी बनाने का काम कौन करता है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस करता है। कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड भी कराता है कि बेसिक रूल्स ऑफ फॉर क्रिएटिंग म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग द पीपल्स, यानी कि अगर हम बात करें कि जो हमारा संविधान है, संविधान क्या प्रोवाइड कराने का काम करता है? जो भी बेसिक्स रूल्स है उसको प्रोवाइड कराने का काम करता है, और क्रिएटिंग यानी कि ये बनाने का काम करता है किसको? जो पीपल्स के बीच में जो म्यूचुअल ट्रस्ट है उसको भी क्रिएट करने का काम हमारा संविधान करता है। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब बात कर अगला जो तीसरा जो पॉइंट है, हु विल हैव द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन, यानी कि डिसीजन लेने का जो अंतिम अधिकार है, अंतिम शक्ति है, वो किसके हाथ में रहेगा? वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। चौथा पॉइंट में ये समझाने की कोशिश की जा रही है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेट द रूल्स एंड बाय लॉ ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड इट्स पावर एंड लिमिटेड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये सेट करता है, ये निश्चित करता है कि जो गवर्नमेंट है किस तरीके से सरकार बनेगी, वो किस तरीके और रूल्स यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूल्स एंड बाय लॉ के अकॉर्डिंग ही क्या करता है? हमारे संविधान यानी कि हमारी सरकार का फॉर्मेशन करता है और सरकार को जो कुछ पावर देता है और कुछ लिमिटेशंस लगाने का काम करता है। अब बात कॉन्स्टिट्यूशन इज द नेसेसरी ऑफ द एस्टेब्लिश ऑफ अ जस्ट सोसाइटी, यानी कि किसी भी सोसाइटी को स्थापित करने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। तो ये रिक्वायरमेंट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व स्तर पर जितने भी जो लिखित कॉन्स्टिट्यूशंस वाले जो देश हैं, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस वाले जो देश हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करते हैं। the first नहीं the person who gave the first idea constitutions assembly in the world was the british citizen sir हैरी माइने, यानी कि जो सबसे पहले विश्व स्तर पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का जो आइडिया दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? एक ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था, जो कि ब्रिटिश के ही नागरिक थे जिनका नाम था सर हैरी माइने। तो इन्हीं के द्वारा वर्ल्ड लेवल पे, यानी कि जो विश्व स्तर पे अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी चाहिए, यानी कि एक संविधान सभा होना चाहिए, ये विश्व स्तर पर किसने विश्व में सबसे पहले किसने सजेशन दिया था? तो ब्रिटिश के एक सिटीजन ने, जिसका नाम था सर हेनरी माइने। The first constitution assembly in the world was formed in the USA state of फिलाडेल्फिया इन 1786, यानी कि जो विश्व में सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी वो कहाँ बनाई गई थी? यूएसए के एक स्टेट में, जो कि क्या है हमारा यानी कि फिलाडेल्फिया। तो यहाँ पे बनाई गई थी कब? 1786 में। एट द टाइम देयर यूज्ड टू बी अ 13 स्टेट इन अमेरिकन विच टुगेदर मेड अ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अमेरिका, यानी कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है? 13 स्टेट अमेरिका के ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे अमेरिका का यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि विश्व में जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी वो कहाँ बनाई गई थी? तो 1786 में यूएसए के स्टेट जो कि है हमारा
कैलिफायर राज्य में बनाई गई थी। उस समय अमेरिका में कितने राज्य थे? तो मात्र 13 राज्य थे, यानी कि राज्य हुआ करते थे। यानी कि उस टाइम पे मात्र कितने स्टेट थे अमेरिका में? मात्र 13 ही स्टेट थे, और जिन्हें मिलकर अमेरिका का संविधान बनाया गया था। तीसरा पॉइंट ये करा, आफ्टर दिस द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड इन फ्रांस 1789। यानी कि जब यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुआ था, स्थापित हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था 1789 में। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्रांस वाज रिटन इन 1793। यानी कि फ्रांस के अंदर जो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो कब आया था? 1793 को। अब बात करते हैं क्रिप्स मिशंस के बारे में। किसके बारे में? हम क्रिप्स मिशंस की बात करते हैं। तो क्रिप्स मिशन क्या था? सेंट टू इंडिया इन मार्च 1942 बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट चुर्चिल अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेबर लीडर सर स्टॉर्म क्रिप्स हु प्रपोज वॉज द रिमूव इंडियन पॉलिटिकल डेडलॉक। यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो चर्चिल थे, उनके अंदर में एक क्रिप्स, यानी कि जो हमारे स्टॉफर्ड क्रिप्स थे, उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड जो हमारे लेबर्स, यानी कि जो हमारे लेबर लीडर थे, जो सर स्टॉफर क्रिप्स, उनके द्वारा क्या प्रपोजल रखा गया था, जो कि भारत में 1942 में आए थे। तो उनके द्वारा ये प्रपोज रखा गया, यानी कि ये उद्देश्य रखा गया कि जो भी राजनीतिक गतिविधि है उसका वो क्या करें? तो दूर करें। उसके बाद हाउएवर द रियल पर्पस ऑफ दिस मिशन वाज टू इंटेक्ट इंडियन टू कॉर्पोरेट द इन दी वॉर। यानी कि इनका जो रियल पर्पस था वो क्या था? कि भारत पार्टिसिपेट करे किसमें? तो युद्ध में। सर क्रिप्स, यानी कि अगर हम बात करें, सर क्रिप्स वाज द आल्सो द मेंबर ऑफ ब्रिटिश वॉर कैबिनेट। यानी कि जो सर क्रिप्स था वो कौन था? ऑलरेडी ब्रिटिश वॉर कैबिनेट का एक मेंबर था, जो कि एक्टिवली सपोर्ट द इंडियन नेशनल, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि क्या कर रहा था? तो जो हमारा एक्टिवली सपोर्टेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उनको वो कर रहा था। यानी कि उन्होंने भारतीय राष्ट्र आंदोलन का जो सक्रियता में क्या किया? समर्थन निभाया था। ऑन बिलीव्स ऑफ द कांग्रेस, यानी कि अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस की जो बिलीव थी, उनके आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, उनके द्वारा क्या एथोराइज्ड किया गया था एग्जामिनेशंस एंड द डिसीजंस ऑफ द कंटेस्ट ऑफ द क्रिप्स मिशन। ये था हमारा क्रिप्स मिशन। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहला अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया दिया गया था, तो किनके द्वारा दिया गया था? एमएन के द्वारा, यानी कि एमएन रॉय के द्वारा पहला राय दिया गया था कि भारत में एक क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए। 1895 में एज फार एज इंडिया इज कंक्रीट द फर्स्ट विजन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन इंडिया इज सीन द स्वराज बिल 1895 विच वॉज द प्रिपेयर्ड, यानी कि यहाँ पे कह रहा विच वॉज द प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ बाल गंगाधर तिलक। यानी कि जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत में सर्वोत्तम संविधान सभा का जो दर्शन है वो कब करवाया गया था? तो 1895 में स्वराज विधेयक में देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एक फर्स्ट वर्जन अगर देखें तो हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो स्वराज बिल जो कि 1895 में था, तो हमें उसमें देखने को मिलता है, जो कि किसके अंडर में था? तो बाल गंगाधर तिलक के अंदर में था। अब बात करते हैं 1992 में। तो इन 1992 महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द स्पीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यानी कि 1992 में महात्मा गांधी ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए क्या दिया था? तो एक भाषण दिया था। 1994 द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1924। यानी कि फर्स्ट पर्सन के, यानी कि जो हमारे, अगर हम बात करें, पी मोतीलाल नेहरू, यानी कि पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा
पहला डिमांड किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए 1924 में, जो कि फादर थे किसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, वाज द दादा गंधार नेहरू हु वाज द कोटवाल टू लाल किला ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन 1857। यानी कि अगर हम बात करें इनके पिता का नाम, अगर हम पंडित मोतीलाल नेहरू की बात करें तो उनके पिताजी का नाम क्या था, दादा गंगाधर नेहरू था। और उन्होंने क्या किया, और उनके द्वारा अगर हम बात करें तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, क्रांति के दौरान में लाल किला के कोतवालिए थे। अब बात करते हैं 1924 और 1934 में। 1924 एंड 1934 में क्या है, स्वराज दल वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इज डिमांड टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज मेड बाय अ ट्विंस। यानी कि 1924 और 1934 में स्वराज दल के द्वारा स्वराज दल एक पहला ऐसा पॉलिटिकल पार्टी था जिनके द्वारा ये डिमांड रखा गया कि भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए, और वो किसके बेस पे बनना चाहिए, तो 1924 और 1934 के बेस पे होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं क्रेडिट फॉर टेकिंग द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू द पब्लिक गोन्स टू जवाहरलाल नेहरू who was the mentioned in many of these speeches and made into the public। यानी कि अगर हम बात करें संविधान के विचारों को जनता तक ले जाने का श्रेय किसके पास जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने कई अपने भाषण में उल्लेख किया और जनता को इससे अवगत भी कर, यानी कि जनता को इनके बारे में बताया था। इसीलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन का क्रेडिट अगर हम देते हैं तो किसके पास जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जाता है। 1936 कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 28 दिसंबर 1885। यानी कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को, यानी कि 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। उसके बाद फर्स्ट टाइम इन 1936, यानी कि पहली बार कांग्रेस के द्वारा 1936 में भाषण दिया गया था, इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन के अंदर कांग्रेस के द्वारा क्या दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इंपॉर्टेंस से रिलेटेड उन्हें मीटिंग में एक स्पीच दिया था। फिर दिस सेशन वाज प्रिसाइड ओवर द जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जो हमारा लखनऊ सेशंस के अंदर और जो प्रेसिडाइज किया गया था, ओवर किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। द इंटीरियर वर्क ऑफ द कांग्रेस वर 72 एट द टाइम्स। यानी कि अगर हम अभी की बात करें उस समय कांग्रेस के प्रारंभिक कार्यकर्ता कितने थे, तो 72 थे। 1940 in August 1940 the British Prime Minister Churchill was the first person who said the people of India will prepare the constitution of the themselves। यानी कि 1940 अगस्त 1940 में जो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, उनके वो पहले ऐसे पर्सन थे, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग स्वयं ही अपना तैयार करेंगे। तो इस तरीके से गठन होना इस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था वो बनना स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण है उसकी प्रक्रिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 1942 में द प्रपोजल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्रिटेन was placed before the India in 1942 thought the plan of the Cripps mission, but the Cripps proposal was rejected by all political party. That is why Constitutional Assembly should not be formed here। यानी कि ब्रिटिश की ओर से जो सैद्धांतिक आधार था, यानी कि जो ब्रिटेन की तरफ से जो प्रिंसिपलिक बेस आया था उसको क्या किया था, जो संविधान सभा पर प्रस्ताव किए गए थे 1942 में क्रिप्स मिशन की योजना के बाद में भारतीय ने के समक्ष रखा गया था, परंतु क्रिप्स प्रस्ताव को सभी राजनीतिक दलों के द्वारा किया है तो मना
कर दिया गया था, परंतु क्रिप्स प्रस्ताव मतलब जो जितने भी जो लीडर्स थे, जितने भी जो अगर हम बात करते नेता थे, उनके द्वारा क्या किया गया था, जो क्रिप्स मिशन था उसके प्रपोजल्स को क्या कर दिया गया था, तो रिजेक्ट कर दिया गया था। इसी कारण यह संविधान सभा नहीं बन पाई थी। तो 1942 में इसी वजह से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो नहीं बन पाई थी। अगर हम यहाँ पे अगर नोट की बात करें तो जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है, यानी कि हमारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है, वाज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी विच एक्सेप्टेड द क्रिस प्रपोजल। दिस इज अ पार्टी वाज एम.एन. रॉय हैड मेड इट। यानी कि जो एम.एन. रॉय के द्वारा जो पार्टी बनाई गई थी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये एक सिर्फ यही एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने क्रिप्स मिशन को क्या किया था, तो एक्सेप्ट कर लिया था। अब बात करते हैं इन 1945, यानी कि 1945 में व्हेन द न्यू लेबर पार्टी गवर्न कम टू द पावर इन इंग्लैंड। 1945 में न्यू लेबर पार्टी गवर्नमेंट में आई, कहाँ पे, तो सरकार, यानी कि इंग्लैंड के अंदर 1945 में न्यू लेबर पार्टी की सरकार आती है। द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज ओपन वायसरॉय लॉर्ड वावेली कंफ्रीड दिस, मतलब दिस। यानी कि बात करें जब 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी की सरकार आई, तब भारतीय संविधान सभा बनाने का जो मार्ग था वो क्या हो गया, तो ओपन हो गया, यानी कि तब मार्ग खुल गया। और वाइसराय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की थी, यानी कि इसकी पुष्टि कंफर्म किसके द्वारा किया गया था, तो वाइसराय लॉर्ड वेवली के द्वारा इसका कंफर्मेशन किया गया था कि अब भारत के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो क्या है, उसका रास्ता क्या है, तो खुल चुका है। 1946 में द practical form of the Cripps proposal was given the name of the 1946 cabinet mission plan. On the basis of these elections, the Constitution Assembly held in July 1946। यानी कि जो हमारा कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन के योजना के अनुसार अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रिप्स प्रपोजल, यानी कि जो हमारा क्रिप्स मिशन था उसमें क्या क्या है, तो इसके जो सदस्य थे, यानी कि अगर हम पहले ये देख लेते हैं, जो इसके प्रपोजल्स को जो नाम दिया गया था वो 1946 में किस नाम को दिया गया, तो कैबिनेट मिशंस के नाम से इसको प्लान किया गया था। और किसके बेस पे, तो इलेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए जो इलेक्शंस हुआ था वो कब हुआ था, तो जुलाई 96 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिप्स मिशंस के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग द मेंबर ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर हम क्रिप्स मिशंस के अकॉर्डिंग बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मेंबर होने चाहिए थे, 389 फिक्स कर दिए गए थे। आउट ऑफ 292 रिप्रेजेंटेटिव वेयर टू बी टेकन फ्रॉम द 11 प्रोविंस अंडर द गवर्नेंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। यानी कि अगर हम 389 में से बात करें जो फिक्स किए गए थे, उनमें से 292 जो है वो किसके थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, तो वो रिप्रेजेंटेटिव थे। और जो बाकी जो बच गए थे, यानी कि अगर हम बात करते हैं 11 यानी कि बाकी जो मेंबर्स थे 11 वो किसके लिए थे, तो प्रोविंस जो थे, जो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश गवर्नर के अंदर में जो प्रोविंस थे 11 मेंबर उसके थे, और 4 रिप्रेजेंटेटिव किसके थे, तो 4 प्रोविंस जैसे जो कि किसके अंदर में थे, तो चीफ कमिश्नर्स के, जैसे कि हमारा दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ और यहाँ पे हमारा होगा कौरगी, जो कि हमारे किसके अंदर में थे, ये हमारे थे किसके, ब्रिटिश बलूचिस्तान के अंदर में। तो 4 मेंबर इनके थे और 93 मेंबर्स किसके थे, 93 जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इंडियन प्रिंसली स्टेट से थे। तो इस तरीके से टोटल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स फिक्स किए गए थे तो 389 किए गए थे। तो 11 यानी कि 292 जो थे वो किसके द्वारा थे, तो यानी कि हमारे थे रिप्रेजेंटेटिव बाय जो ब्रिटिश थे, और जो 11 थे यानी कि अगर हम 11 जो कि किससे थे, 11 प्रांत से थे, कहाँ से थे वो, 11 प्रांत से थे। और फिर अगर हम बात करते हैं 4 प्रतिनिधि कहाँ से थे, कमिश्नरी से थे, जैसे कि हमारा दिल्ली, अजमेर मेवाड़ और कुर्ग से थे। और बाकी के जो 93 रिप्रेजेंटेटिव थे वो कहाँ से थे, इंडियन प्रिविलेंसी स्टेट, यानी कि जो भारतीय की जो प्रांत थे वहां से मेंबर निकल के आए हुए थे।
आउट ऑफ दिस हैदराबाद वाज द ओनली प्रिंसली स्टेट हुज रिप्रेजेंटेटिव डिड नॉट कम इन, यानी कि हैदराबाद एक ऐसा ही मात्र हमारा वो प्रिंसली स्टेट था जिससे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं आया था। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक के, यानी कि अगर हम बात करें ईच प्रोविंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश प्रोविंस वाज गिवन सीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन प्रोपेशंस टू देयर पॉपुलेशन वन प्लेस पर 10 मिलियन पीपल, यानी कि अगर हम बात करें ब्रिटिश प्रांत के जो प्रत्येक प्रांत थे, जितने भी जो प्रांत थे, उनकी जनसंख्या के अनुसार ही संविधान सभा में स्थान दिया गया था, जिसमें हर एक 10 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों पर एक स्थान दिया गया था। द सीट इन विच प्रोवाइंस वेयर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कम्युनिटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो सीट प्रोवाइड किए गए थे वो 3 मेजर कम्युनिटीज पे किया गया था। पहला मुस्लिम, दूसरा सिख, तीसरा जो जनरल थे जिसमें कि अलग जैसे हिंदू सब जो आ जाते तो उनके बेस पे किया गया था। जून 3 यानी कि 3 जून को 1947 अकॉर्डिंग टू द माउंटबेटन प्लान, उनके अकॉर्डिंग क्या किया गया था, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशंस को डिसाइड किया गया था। एज अ रिजल्ट द मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान क्रेज टू द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया रेडियोस 299, यानी कि 3 जून 1947 में जो माउंटबेटन प्लान आया था उसके अकॉर्डिंग जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन किया जाना था उसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर रह गए थे वो कितने रह गए थे, तो 299। जो बाकी जो मेंबर्स थे वो पाकिस्तान के पार्टीशंस के बाद, इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशंस के बाद वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए चले गए थे। अब बात करते हैं नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्यूली इनएरोगेटेड डे मंडे 9 दिसंबर 1946 11 o'clock इन मॉर्निंग, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो स्थापित की गई थी, यानी कि संविधान सभा का जो स्वरूप देखने को हमें मिलता है उसका उद्घाटन कब किया गया था, तो उसका उद्घाटन किया गया था सोमवार 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे। अब बात करते हैं सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसके हमें टोटल 3 सेशन देखने को मिलते हैं, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन और फोर्थ सेशन। जो फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट सेशन में क्या किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, जिसमें कि कितने मेंबर थे, तो 209 मेंबर थे। यानी कि जो फर्स्ट सेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मीटिंग बुलाई गई थी तो वो कब बुलाई गई थी, 9 दिसंबर को ही बुलाई गई थी, और जिसमें टोटल कितने मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था, तो 209 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था। ऑन 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा वाज अपॉइंटेड द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, यानी कि डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा को प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था, अपॉइंट किया गया था। कब, तो 9 दिसंबर 1946 को। सेकेंड सेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, सेकेंड सेशन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड ऑन 11 दिसंबर 1946, यानी कि जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, संविधान सभा का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 को। दूसरे अधिवेशन में क्या, जो कि 11 दिसंबर 1946 में हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। और चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी किन्हें बनाया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। ये किस में हुआ था, तो सेकेंड सेशन यानी कि दूसरे अधिवेशन में हुआ था। ऑन 3 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे यानी कि जो उद्देश्य थे उनको रखा गया था संविधान सभा में। In this the outline of the future sovereign democratic republic of India was present, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रेजेंट किया गया था, जो ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट किया गया था, उसमें क्या रखा गया था कि जो हमारे संविधान का जो फ्यूचर होगा वो क्या होगा, एक तो सॉवरेन होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक प्रेजेंट यानी कि रिपब्लिक होगा, ये उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था। विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली
22 जनवरी 1947। और इसको कब एक्सेप्ट किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को इसको यानी कि एक्सेप्ट कर लिया गया था। यहाँ पे एक नोट्स की बात करें, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज द मॉडल ऑफ द प्रोसेस एंड आइडल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू द फ्रेम्ड। यानी कि इसमें यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो उद्देश्य, प्रस्ताव, संविधान की जो प्रक्रिया एवं आदर्शों का जो प्रतिरूप था, जिनके अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण किया जाना था। अब बात करते हैं फोर्थ सेशन के बारे में। द फोर्थ सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया लिसिस्ट फ्रॉम 14 जुलाई 1947 टू 31 जुलाई 1947। यानी कि जो चौथा सेशन चला था वो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कब से कब तक चला था? तो 14 जुलाई 1947 से लेकर के 31 जुलाई 1947 तक चला था। इस सेशंस के द्वारा हमारे नेशनल फ्लैग जो कि तिरंगा है उसको एडॉप्ट किया गया था, और जो कि 22 जुलाई 1947 को। यानी कि यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि हमने जो अपना नेशनल फ्लैग एडॉप्ट किया है वो हमने किस सेशन में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ सेशन, और डेट हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्ट ऑन 26 जनवरी 1947 हैड 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट, 8 शेड्यूल। अगर हम बात करते हैं हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को कब एडॉप्ट किया था, तो मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस बनके तैयार हो गया था। उस टाइम हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो आज के टाइम पे जो हमारी शेड्यूल है वो 8 से बढ़कर के कितना हो गया है? तो 12 हो गया, और पार्ट 22 से होकर के 24 हो गया, 24 नहीं 25 हो गया, और आर्टिकल हमारा 465 हो गया है। अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम अगर अकॉर्डिंग टू 2017 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, जिसमें से 105 टाइम्स में क्या है तो अमेंडमेंट भी हो चुका है, और जो 101th अमेंडमेंट था उसमें हमने क्या लाया? जीएसटी लाया, और जो हमारा 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उससे हमने अपने कंट्री और बांग्लादेश का जो डिस्ट्रीब्यूट था, लैंड डिस्ट्रीब्यूट था, उसको हमने रिजॉल्व किया। तो ये करेंटली जो मतलब 100 कॉन्स्टिट्यूशन से लेके जो 105th कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड इससे क्वेश्चन बन सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड 26 नवंबर 1946 वर्ड ड्यूली इम्प्लीमेंट 26 नवंबर 1950। यानी कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया तो 26 नवंबर को हमने कुछ ही आर्टिकल को क्या किया था? तो इम्प्लीमेंट किया था, और बाकी जो पूरा संविधान है वो हमने कब लागू किया? तो 26 जनवरी को हमने लागू किया। इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे। और हम हर साल 26 नवंबर को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया हैड 299 मेंबर अपन में 300। यानी कि 300 मेंबर्स में से 299 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से टोटल जो थे 284 मेंबर किससे थे? तो प्रेजेंटेड ऑन नवंबर 26 1949। यानी कि 289 मेंबर किस में प्रेजेंट थे? तो जो हमारा जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान का कुछ आर्टिकल्स इंप्लीमेंट किया था तो उस टाइम पे वो प्रेजेंट थे। और फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस में जो फाइनली जो साइन किए गए थे वो कितने मेंबर्स के द्वारा साइन किया गया था? तो 284 मेंबर के द्वारा साइन किया गया था। एवरी मोशन इंट्रोड्यूस इन द असेंबली, एवरी वर्ड एंड एवरीथिंग डन देयर हैज बीन रिकॉर्डेड and published in 12 rough volumes in name of constituted assemblies and debates। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की जा रही है? यानी कि सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां की गई हर बात क्या है? तो रिकॉर्ड की गई, और इन्हें क्या किया गया? और इन्हें क्या किया है? इनकी बात को रिकॉर्ड किया गया है। जितने भी वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन, या जो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जितने जो नेम्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या जो असेंबली और जितने भी डिबेट्स थे उन सबको क्या किया गया? तो रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम टोटल टाइम सिटिंग इन
द मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हमें हमारा संविधान लिखने में, और जिसमें टोटल 166 मीटिंग्स बुलाई गई। और उस टाइम पे अगर बात करें तो टोटल 64 लाख रुपए खर्च आए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में। प्रेजेंट अगर हम आज के टाइम पे बात करते हैं तो आज के टाइम पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं, तो 12 शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं। जहां पहले 8 था उसको वो इंक्रीज होकर के कितने हो गए, तो 12 हो गए। अब बात करते हैं ह्यूमन की, क्या जो ह्यूमन थे उस ह्यूमन मेंबर्स थे भी या नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो थे 9, जो 9 ह्यूमन मेंबर्स थे किसमें, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और आउट ऑफ विच 3 वेयर आर इम्पोर्टेंट, यानी कि जिसमें से 3 बहुत ही ज़्यादा क्या है, तो इम्पोर्टेंट है। वेयर इन अ मैनी कम्युनिटीज, जैसे कि सरोजिनी नायडू, हसना मेहता, दारूबाई देशमुखा एंड अदर प्रिंसेस अदर, जैसे अमृता कौर बेगम, एजर रसूल और विजया लक्ष्मी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 9 ऐसे मेंबर्स थे जो कि क्या थे, तो ह्यूमन थे। ड्राफ्टिंग यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करें तो 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 7 मेंबर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप, यानी कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चेयरमैनशिप के अंदर में 7 मेंबर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाए गए थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स को बनाए गए थे, जो कि दिस कमेटी रिप्रेजेंटेड, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 21 फरवरी 1948 में। अब बात करते हैं फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, यानी कि जो पहली मीटिंग है वो कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर सचिनानंद थे। कैबिनेट, यानी कि हमारा कैबिनेट मिशन प्रपोजल था उसको भी एक्सेप्ट कर लिया था गया। 11 दिसंबर 1946 को अडॉप्ट किया गया था राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन के रूप में। और जो मेंबर्स थे वो कितने थे, 389 थे, जिसमें से 292 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस, 4 हमारे कमिश्नरी से थे, और जो 93 थे वो हमारे प्रोविजनल स्टेट से देखने को मिलते हैं। 14 अगस्त 1947 को इंडिया से यानी कि पार्टीशंस इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीटिंग टोटल, यानी कि 14 अगस्त 1947 तक टोटल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मीटिंग हुई थी वो कितनी हुई थी, 1946 हुई थी। और 14 अगस्त 1947 को ही भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था, तो विभाजन हुआ था। अब बात करते हैं 4 ड्रॉबैक्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि अगर हम बात करें संविधान सभा, यानी कि भारतीय सभा के गठन की प्रक्रिया भी हमने डिस्कस की। अब बात करते हैं संविधान सभा के गठन के 4 कमियां, यानी कि 4 कमियां क्या क्या थे। तो सबसे पहले हमें उसमें लैक ऑफ सॉवरेनिटी देखने को मिलती है, इम्प्रॉपर क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोविंस देखने को मिलते हैं, जो नंबर ऊपर नीचे था। द प्रोविजनल स्टेट वर नॉट अ कंप्लीट टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जितने भी जो प्रोविंस स्टेट थे उसमें से आधे से ज़्यादा मेंबर्स के द्वारा उनमें ज्वाइन ही नहीं किया गया था, यानी कि अगर हम बात करें देशी रियासतों को संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया था। चौथा जो कमी थी वो था संविधान सभा के सदस्यों का चयन अलोकतांत्रिक, यानी कि अनडेमोक्रेटिक तरीके से किया गया था। ये 4 कमियां हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की देखने को मिलती है। अब आता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस का एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है उसमें भी हमने डिस्कस कर रखा है, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से उसको डिस्कस किया है। यहाँ हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे क्योंकि हम 11th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस है उसको डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए। यदि आपको डिटेल में जानना है कि प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो आप प्ले लिस्ट में जो एम लक्ष्मीकांत की जो प्ले लिस्ट है आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वाज द एसेंस ऑफ द आइडियाज द प्रेम्बल इज कॉल्ड द प्रेम्बल और प्रेम्बल इट्स बेसिक्स द कंसाइडर्ड द ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, यानी कि अगर हम प्रस्ताव जो हम बात करते हैं प्रेम्बल, उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं जो प्रेम्बल का जो आइडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अगर हम बात करते हैं प्रेम्बल, इसका उद्देश्य किसको जाता है, तो इसका उद्देश्य हम मान सकते हैं
यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा प्रेम्बल है, प्रेम्बल क्या है, एक समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का कि इसके अंदर प्रॉपरली क्या लिखा गया है। द डिफिनेशंस ऑफ प्रेम्बल हैज द टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, ओ सॉरी ऑस्ट्रेलिया। यानी कि हम बात करें जो प्रेम्बल की जो परिभाषा है, क्या डिफिनेशन होनी चाहिए हमारे प्रेम्बल की, वो हमने कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगर हम वहीं उसकी अगर हम बात करते हैं किसके, और अगर हम प्रेम्बल इज द माइनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वहीं पे अगर हम बात करें द प्रैक्टिकल फॉर्म हैज बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लिखा गया है वो हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज मिरर ऑफ द नेशंस एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारा प्रेम्बल है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का एक दर्पण है। दर्पण मतलब होता है शीशा, एक दर्पण है जो ये बताता है कि राष्ट्र क्या कैसा होगा, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो कैसा होगा। एंड द प्रेम्बल इज द मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा जो प्रस्तावना है, हमारा जो प्रेम्बल है संविधान का, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या है, एक मिरर है, यानी कि एक समराइज है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब बात करते हैं हमारे प्रेम्बल में तीन तरीके की जस्टिस की बात की गई है। पहला है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो हम जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी प्लेस द फंडामेंटल प्लेसेस स्पेसिफिकली इन द राइट्स टू इक्वलिटी, यानी कि अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें, हर एक नागरिक को क्या है, समानता का अधिकार देना, हमारा किससे, सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। इकोनॉमिक जस्टिस के यानी जो कि हमारे किस पे है, तो ये हमारा डीपीएसपी के लिए बात करता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए वो बात करता है। और पॉलिटिकल जस्टिस के लिए क्या है कि हर एक पर्सन के पास क्या है, राइट टू वोट रहेगा, जो कि अपने गवर्नमेंट को चुनने के लिए वो स्वतंत्र रहेगा। अब नोट्स देख लेते हैं यहाँ पे, जो द प्रेम्बल इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो प्रस्तावना है, हमारा जो संविधान है, सॉरी हमारी जो प्रस्ताव यानी कि हमारा जो प्रेम्बल है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। द प्रेम्बल इज द मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारी जो प्रस्तावना है, हमारा जो संविधान है वो क्या है, हमारे संविधान का एक दर्पण है। प्रेम्बल इज द आल्सो कॉल्ड द की ऑफ रिपब्लिक एंड द एसेस एंड द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी, यानी कि हमारा जो प्रस्तावना है वो क्या है, लोकतंत्र की एक कुंजी है, क्या है, लोकतंत्र की एक कुंजी है, तथा संविधान का वो यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा क्या है, एक समराइज्ड है। दिस वाज द सेड बाय द एम के मुंशी, और ये किसके द्वारा कहा गया था, तो एम के मुंशी के द्वारा ये बात कही गई है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था, तो उसमें क्या है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तीन वर्ड को और जोड़ दिया। पहला है हमारा सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद, सर्कुलरिज्म धर्मनिरपेक्ष, इंटीग्रिटी यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जिसे हम कहते हैं एकता और अखंडता, ये हमने 42 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1976 में उसमें जोड़ा गया। तो यहाँ से यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि जो 197 यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो वर्ड जोड़े गए थे उसको आपको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लगाना था। तो यहाँ से यूपीएससी ने डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी पूछ रखा है, तो इसलिए हमारा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। वहीं पे अगर हम नोट्स की बात करें, जो 22 जुलाई 1947 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि 22 जुलाई 1947 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या किया था, तो हमारे राष्ट्र ध्वज को एक्सेप्ट कर लिया था। अब यहाँ पे वो पॉइंट डिस्कस करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं सबसे पहले अशोक पिलर द स्टेटस ऑफ नेशनल एम्बल, यानी कि जो अशोक पिलर है वो हमारे देश का, यानी कि जो हमारे देश का एक राष्ट्रीय चिन्ह होगा, वो कब एक्सेप्ट किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट कर लिया गया था। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल एंथम टू जन गण मन एंड द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज आल्सो गिवन, यानी कि 24 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये घोषणा कर दी थी कि हमारा जो नेशनल एंथम होगा वो होगा जन गण मन, और जो राष्ट्र सॉन्ग होगा वो होगा हमारा वंदे मातरम।
14 सितंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये स्टेटस दे दिया गया था कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, हिंदी और स्क्रिप्ट, और हिंदी होगी, और स्क्रिप्ट कौन सी होगी, तो देवनागरी होगी। इन ईयर 2000 यानी कि 2000 साल में, यानी कि 2000 ईयर 2000 में क्या किया, तो जो विजयवाणी गवर्न एडॉप्टेड द जस्टिस एम एन अ नेशनल कमीशन वाज द सेटअप ऑफ इन इंक्वायरी इनटू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द वे वेन, यानी कि हम बात करें कि 2000 में वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा एम एन के द्वारा जो जस्टिस एम एन की अध्यक्षता में एक नेशनल कमेटी को स्थापित किया, जो कि इंक्वायरी करता किसकी, तो कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर में जो भी काम किए गए थे उनके, और किसके चेयरमैनशिप के अंदर में, तो ये किया गया था हमारे चेयरमैनशिप, किसके अंदर में, तो ये स्थापित किया गया था हमारे व्यक्ति चिलिया के अंदर में। अब बात करते हैं छठा, मतलब जो हमारा 6 पॉइंट है, गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया इज गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इन द कॉन्स्टिट्यूशन द नेम ऑफ आवर कंट्री इज गिवन 2 वेज, इंडिया डेट इज इंडिया, भारत डेट इंडिया। यानी कि हमारे जो सरकारी सिस्टम होगा वो किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा ही गवर्न किया जाएगा, और हमारी कंट्री का जो नाम होगा वो दो वेज पे नाम होगा, यानी कि इंडिया डेट इज इंडिया और भारत डेट इज इंडिया। वहीं पे अगर हम दुनिया के सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो वो अमेरिका का है, जिसमें मात्र 7 आर्टिकल है, और जो कि कब आया था, तो 4 यानी कि 4 मार्च 1789 को आया था। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के जो अलग अलग स्रोत हैं, अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यानी कि हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, तो 75% ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो भी लिखे गए उसका 75% हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। इसीलिए गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 को हम क्या कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस का, जिसमें से 10 फंडामेंटल राइट्स वार इंक्लूडेड फ्रॉम द मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्टेड अपॉइंटेड 1928। यानी कि जो हमारे 10 ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स हैं उसको भी हमने कहाँ से इंक्लूड किया था, जो मोतीलाल नेहरू कमेटी थी, मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट, तो उससे हमने अडॉप्ट किया था, जो कि कब हुआ था, तो 1928 में। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कंट्रीज के बारे में जानते हैं जिससे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ चीजें ली है। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि डिसीजंस ऑफ विक्टोरी इन द इलेक्शन ऑफ द बेसिक इज द हाईएस्ट मेंबर ऑफ वोट। यानी कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट आती है वो कौन सी गवर्नमेंट आती है, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। यानी कि विक्टोरी मतलब होता है जीतना, यानी कि सरकार कौन पार्टी जीतेगा वो किसके बेस पे देगी, यानी कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही पार्टी इलेक्शंस में क्या होगी, विक्टोरी होगी। ये कॉन्सेप्ट हमने किससे लिया, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पहला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने किससे लिया है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और आइडिया ऑफ रूल एंड लॉ ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और तीसरा जो हमारा द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इन लेजिस्लेचर एंड द मेथड ऑफ द लॉ मेकिंग, ये भी हमने किससे लिया है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। अब बात करते हैं अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स और द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये कंसेप्ट भी हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं, जो कि एक स्टेट को डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए क्या करता है, एक वे दिखाता है, यानी कि एक रास्ता दिखाता है। ये हमने किससे लिया था, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और जो फेडर्निटी है, ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिखा है, जो क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें हमारा फेडरल और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल देखने को मिलता है। जैसे कि आज के टाइम पे हम बात करें तो सेंट्रल में किसकी पावर ज्यादा रहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। और एक हमें फेडरल सिस्टम भी देखने को मिलता है, जैसे कि हर एक स्टेट का अपना खुद का
चीफ मिनिस्टर होता है। तो हमने जो क्वाज़ी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने कहाँ से लिया है, तो कनाडा से लिया है। और जो थ्योरी ऑफ द रेसिडेंशियल पावर है ये भी हमने कहाँ से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। तो पहला जो फीचर्स है वो क्या है, वो एक रिटन कंप्लीट एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि पूर्ण एक लिखित संविधान है जो कि क्या करता है, जो वो रिप्रेजेंटेटिव है पीपल्स का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनली जो हमारा संविधान है वो टोटली क्या है, सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, सर्कुलर है और रिपब्लिक है। रेमेडीज सिटीजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अलोंग द फंडामेंटल ड्यूटीज। रेमेडीज का मतलब होता है यदि किसी जब सरकार के द्वारा फंडामेंटल्स का हनन किया जाता है तो वो किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकता है कि वो हमारे पार्लियामेंट का मतलब हमारे जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसका हनन किया जा रहा है और उसमें हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये हमें हमारा संविधान बताता है। हमारी जो जुडिशरी, हमारी जो न्यायालय है वो क्या है, एक स्वतंत्र न्यायालय, वो भी फीचर्स है किसके, संविधान की, क्योंकि हमारे संविधान में ही लिखा गया है कि इंडिया के अंदर जो जुडिशरी होगा वो टोटली इंडिपेंडेंस होकर के काम करेगा, वो पार्लियामेंट के अंडर में रह करके काम नहीं करेगा। ये भी एक फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलता है, और जो डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक फीचर्स है। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगिड यानी कि रिगिड के बारे में। किसके बारे में, भारतीय संविधान किस तरीके से, रिगिड मतलब होता है कठोर। हमारा संविधान इसलिए कठोर है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट करना काफी ज्यादा क्या होता है, टफ पड़ जाता है। कुछ चीजों में जो जब सरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करती है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है, जिसकी वजह से सरकार हमारे संविधान में बार बार चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो क्या है, एक कठोर संविधान है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि अगर हम लेजिस्लेचर्स में चाहिए तो कितने सपोर्ट की जरूरत चाहिए होता है, तो 2/3 मेजोरिटी की सपोर्ट चाहिए होता है हमारे पार्लियामेंट में, जिसे हम कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। और ये काफी ज्यादा गवर्नमेंट को के लिए क्या हो जाता है, ये वोटिंग जो ये 2/3 मेजोरिटी की जो वोटिंग है वो कलेक्ट कर पाना टफ पड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान एक कठोर संविधान है, क्योंकि उसमें अमेंड करने के लिए क्या चाहिए, एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी। भारत का संविधान में हमें कुछ फैसिलिटी यानी कि कुछ लचीलापन भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल बिकॉज मैनी अमेंडमेंट प्रोविंस इन इट द अमेंड बाय द पासिंग बाय द सिंपल मेजोरिटी इन ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए कहा जाता है, कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं, बहुत से अमेंडमेंट ऐसे हैं जो कि सरकार के द्वारा सिर्फ सिंपल मेजोरिटी में ही क्या किया गया था, तो पास कर दिया गया था संसद में। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक्सपेंशन ऑफ द वर्ड, जैसे कि हमने अपने जो प्रेम्बल था उसमें जो कुछ वर्ड ऐड किया था, जैसे जस्टिस, लेवलिटी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, सर्कुलिज्म और सोशलिस्ट, ये क्या हमने एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ही इसमें ऐड कर लिया गया था। अगर हम जस्टिस की बात करें तो जस्टिस हमें 3 टाइप में देखने को मिलती है, एक सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। फ्रीडम की बात करें तो फ्रीडम में हमें क्या देखने को मिलती है, राइट टू फ्रीडम टू एक्सप्रेशन थॉट्स, बिलीव द रिलीजन, यानी कि हमें अपनी मन जो हमारे जो भी विचार हैं उसको व्यक्त करने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म पे आस्था रखने की स्वतंत्रता, अपने अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, या हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अब बात करते हैं इक्वालिटी, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी गवर्नमेंट या पीपल, कास्ट या कम्युनिटी किसी भी पर्सन के साथ कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, जो किस चीज को प्रमोट करने का काम करता है, इक्वालिटी को बढ़ावा देने का काम करता है हमारी सोसाइटी में। अब बात करते हैं फ्रेटर्निटी, टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ मोरल लव एफिशिएंसी अमंग द एवरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि हर एक नागरिक को क्या है, अपने देश के प्रति क्या है, एक प्रेम की भावना रखना क्या कहलाता है, हमारी फ्रेटर्निटी कहलाता है। अब बात करते हैं सर्कुलिज्म, यानी कि सर्कुलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन टू अ सिटीजन ऑफ और रिलीजन व्यूज, यानी कि राज्य का अपना कोई भी एक विशेष धर्म नहीं होगा, स्टेट के लिए हर एक रिलीजन इक्वल रहेगा। स्टेट ना तो किसी रिलीजन को प्रमोट करेगा ना किसी को सप्रेस करेगा, पब्लिक अपने अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजियस पे फेथ रख सकती है, किसी भी रिलीजियस को फॉलो कर सकती है, किसी भी रिलीजियस के प्रति वो अपनी आस्था रख सकती है, उसमें स्टेट इंटरफेयर
नहीं करेगा। स्टेट के लिए हर एक रिलीजन क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा। यही होता है हमारा सर्कुलिज्म। बात करते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है शुड बी द मैक्सिमम पीपल, यानी कि सरकार जो है, सरकार का उद्देश्य ये रहेगा कि वो जो भी काम करे वो पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर और सोसाइटी के लिए वो काम करेगा, और गवर्नमेंट के लिए सोसाइटी ही सुप्रीम होगा। तो ये होता है हमारा सोशलिस्ट। अब बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप। जैसे कि हम यूएसए की बात करें, यूएसए में हमें क्या देखने को मिलता है, डबल सिटीजनशिप देखने को मिलता है। यानी कि अगर आज के टाइम पे बात करें, यूएसए 52 स्टेट को यूनाइट करके बना है एक यूएसए, जिसे हम अमेरिका कहते हैं। लेकिन वहां पे हर एक स्टेट का अपना अपना सिटीजन और एक सेंट्रल सिटीजन होता है, यानी कि वहां पे हमें डबल सिटीजनशिप देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, जिसमें 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरेटरी है, और पूरी कंट्री का हर एक पीपल्स के पास है क्या, वो तो सिंगल सिटीजन है। यानी कि अगर हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखने को मिलता है, एक सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलता है। यदि कोई पर्सन जम्मू कश्मीर में जन्म लेता है और वो केरला तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक में क्या रहेगा, उसके पास एक सिंगल सिटीजनशिप रहेगा, और वो उसी सिटीजनशिप के तहत वो किसी भी स्टेट में जाके घूम सकता है, रह सकता है, जॉब्स कर सकता है और अपनी लाइफ को सर्वाइव इजिली कर सकता है। इसलिए हमारी कंट्री में क्या, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कंट्रोवर्सी इन नेपाल की बात करें तो 1948 में 5 कॉन्स्टिट्यूशन हैव द मेड इन के, यानी कि 1948 से लेकर के 5 बार अब तक 5 बार सभी जो नेपाल का है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बन चुका है। 1948, 1951, 1959, 1962, 1990 और 2006 तक वहां पे, यानी कि 5 बार टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। और जो एट रिप्रेजेंट द महेसी मूवमेंट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस, यानी कि आज के टाइम पे जो भी महेसी है मूवमेंट, उनके अगेंस्ट में क्या किया जा रहा है, तो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अधिकतर लोगों की डिमांड ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जाए। अब बात करते हैं हम फंडामेंटल प्रोविंसेस ऑफ द सक्सेसफुली कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी पर्सन हैव द मस्टर रीजन टू रिस्पेक्ट प्रोविंस द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हर एक पर्सन के पास क्या है, एक कारण है जिसके वजह से वो क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के वो क्या करता है, तो रिस्पेक्ट करता है। तो कैसे, तो इंश्योर सोशल सिक्योरिटी एंड ऑफ माइनॉरिटीज फ्रॉम द मेजोरिटी प्रोवाइडिंग द इक्वल फैसिलिटीज, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सिक्योर किया गया, इंश्योर किया गया है जो भी माइनॉरिटीज है उनको सोशल सिक्योरिटी, और जो मेजोरिटी है उन्हीं के बराबर पे क्या, उन्हें इक्वल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। स्ट्रेंथनिंग द पावर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स, यानी कि बहुसंख्य, अगर हम बात करें छोटे सामाजिक समूह को, शक्ति को मजबूत करना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। वहीं पर अगर हम बात करें टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ ऑल सिटीजन, यानी कि हमारे सोसाइटी के अंदर जितनी भी जो पीपल्स है उनकी जो फ्रीडम है, उनकी जो स्वतंत्रता, उनको प्रोटेक्ट करने का काम हमारा संविधान करता है। अब बात करते हैं किसके बारे में, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि जो साउथ अफ्रीका है उसका संविधान कब बना। तो उसका जो संविधान है दिसंबर 1946 में बन करके तैयार हुआ। उनके संविधान में क्या लिखा है, जो भी ग्लोबल यानी कि विश्व स्तर पर जो भी चुनौतियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, उन सब वो सब किस में इंक्लूड किया गया है, तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया, जिसमें है जैसे हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो क्लासेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, हाउसिंग प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, और जो ग्लोबल पॉवर्टी है, जी किसमें हमें देखने को मिलता है, तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने क्लास 11th का बहुत ही ज़्यादा डिटेल में क्या किया है, तो डिस्कस किया है। और अगला जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो चैप्टर सेकंड होगा उसमें हम जो एक स्टैंडर्ड बुक है एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी दोनों को मिक्स करके डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया, जैसे व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका मेड, fundamental provisions of successfully constitutions making controversy in Nepal, single citizenship, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी, फिर हमने जो फिर जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, सर्कुलरिज्म, सोशलिस्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिगेड, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कनाडा, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फ्रांस, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ आयरलैंड, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अमेरिका, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ब्रिटेन,
अलग अलग कंट्री के जो सोर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को, उसको हमने डिस्कस किया, यानी कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस डिस्कस किया। फिर हमने कुछ नोट्स देखे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, किस साल में क्या अडॉप्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, उसको डिस्कस किया। फिर हमने प्रेम्बल्स के बारे में एक ओवरव्यू लिया। फिर हमने जो 4 कमियां थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की उसको डिस्कस किया, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना उसको डिस्कस किया। ड्राफ्टिंग कमेटी में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अंदर में जो 7 मेंबर की जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसको डिस्कस किया। कितने ह्यूमन्स मेंबर थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य थे उसको डिस्कस किया। हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा, स्टार्टिंग में किस आर्टिकल शेड्यूल पार्ट कितने थे और अभी के टाइम पे कितना, वो सब हमने डिस्कस किया। फिर हमने इसमें फोर्थ सेशन, सेकंड सेशन, फर्स्ट सेशन, यानी कि सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिस्कस किया, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिस्कस किया। फिर हमने इसमें डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू क्रिप्स मिशन के बारे में डिस्कस किया, फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिस्कस किया। और फिर जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया किस तरीके से बना उसको बाय ईयर डिस्कस किया, यानी कि साल कैसे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनता गया। फिर क्रिप्स मिशन के बारे में डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द वर्ल्ड में डिस्कस किया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, रिटर्न अनरिटर्न, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमने डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो भी डिस्कस किया पूरे डिटेल में वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम सेकंड चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।